बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक से फैसलाबाद से आज मैं हूँ खादम हुसैन गिल। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद की रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट का कारोबार बहरान का शिकार क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे कि टैक्सेस क्यों इतने बढ़ाए गए कि रियल एस्टेट का कारोबार बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले हजरात बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में बेजा इजाफ़ा उनकी जो मुसीबत है उसमें इजाफे का सबब बना। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले हजरात, उनका कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से, FBR की जानिब से, FDIC की जानिब से उनको कारोबार में के लेन देन में हर्डल्स आ रही हैं। इसका सबब इसकी वजह से रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। कई माह से इनका कहना है कि ना कोई प्लाट्स किसी ने ख़रीदा है और ना ही सेल किया है, क्योंकि एक प्लाट की कीमत जो है वो एक जगह पे 4 प्लाटों की एक कीमत होने पर ख़रीदारी में एक प्लाट जो है जो बंदा ख़रीदता है उसको टैक्सेस इतने ज़्यादा डाल दिए जाते हैं कि उसकी कीमत जो है वो बाकी 3 प्लाटों के से ज़्यादा हो जाती है और वो 3 प्लाट भी सेल नहीं होते। प्लाट सेल ना होने की वजह से रियल एस्टेट शोबा से वाबस्ता हज़ारों अफराद जो हैं बेरोज़गार होते जा रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का कारोबार चलेगा तो दफ्तर चलेंगे, दफ्तर चलेगा तो वहाँ पे मुलाजम भी काम करेंगे, और अगर मुलाजम काम करेंगे तो उनको तनख्वाह मिलेगी और उनके घरों के चूल्हे जलेंगे। अगर रियल एस्टेट का कारोबार नहीं चलेगा तो फिर आम आदमी के घर का चूल्हा भी नहीं चलेगा। इस वक्त हमारे साथ रियल एस्टेट एसोसिएशन के फैसलाबाद के प्रेसिडेंट तनवीर रियाज साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि रियल एस्टेट का पहले कारोबार बहुत ज़्यादा था, अब क्यों कम हो गया है? लोग प्लाट ख़रीद नहीं रहे या लोगों में सकत नहीं है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अब तक की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे इस इशू के ऊपर आवाज़ उठाई है और हमें बात करने का मौका दिया है। बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तो मार्केट रेट और DCO रेट को बराबर करने के लिए एकदम से DCO रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसका लेकिन दूसरी तरफ ये ख्याल नहीं किया कि अगर DCO रेट कम थे तो उस वक्त टैक्सेस ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही DCO रेट बढ़े हैं इन लोगों ने टैक्सेस में कमी नहीं की बल्कि वो भी बढ़ा दिए। इसलिए बेजा और बहुत ज़्यादा टैक्सेस होने की वजह से मार्केट में ख़रीदो फरोख्त बिल्कुल रुक गई, जिसकी वजह से आज जो है रियल एस्टेट सेक्टर तबाही के दहाने पर खड़ा है। अब आप एक छोटी सी मिसाल है, रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जिससे एक मिट्टी ढोने वाला मजदूर, मिस्त्री से लेकर इंडस्ट्री तक और रियल एस्टेट एजेंट तक सबको इसमें अल्लाह ताला ने रोज़गार रखा है। और इसके बंद होने से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो तकरीबन डाउनफॉल का शिकार हुई है। इसके अलावा इसके ऊपर गेन टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस की मद में इतने टैक्सेस लगा दिए गए कि जब एक प्लॉट आप ख़रीदते हैं तो उसकी जो कीमत में जो 15-20% जो पड़ जाता है वो आप कवर कैसे करेंगे? वो आप कवर कर ही नहीं सकते। मसलन जैसे कि मैंने आपसे डिस्कशन में आया कि एक 4 प्लाट हैं, एक प्लाट आप सेल करते हैं वो या ख़रीदते हैं, तो वो जो है जब ख़रीदार को 10-20% उसके ऊपर टैक्सेस पड़ जाएंगे तो साथ वाले प्लाट भी महंगे हो जाएंगे, या वो बेचारा अगर इन्वेस्टर है वो बेचना चाहेगा, रीसेल नहीं हो सकेगा, वो मार्केट गिर जाएगी, वो अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ये जो बेजा, आप ये देखें इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हो रहा है। पूरे को लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल कर दुबई और ऐसी जगहों पर लेकर जा रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान को है। इसलिए इदारों को ये चाहिए कि वो रियल एस्टेट के जो कारोबार से मुंसलिक लोग हैं उनसे साथ बैठे,
बैठ कर टैक्सेस में कमी करें। टैक्सेस लगाने का जो मकसद होता है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है। टैक्सेस लगाने का और कोई मकसद नहीं होता कि ताकि गवर्नमेंट खजाने में रेवेन्यू आ सके। इतने ज़्यादा टैक्सेस होंगे, ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसका नुकसान खरीदो फरोख्त नहीं होगी, आपको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से दूसरी तरफ फ़ाइलों का रुझान आ गया। फ़ाइलों में आप देखें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, पता ही नहीं है उसकी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई हैसियत ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी लोग अदम जो है एतमाद का शिकार हो गए, और जिसके रिज़ल्ट के तौर पर आज जो है रियल एस्टेट सेक्टर बोर्ड जो है वो डूब चुका है। आपके सामने ये ऑफिसेज हैं, खाली पड़े हुए हैं, जो ऑफिस में बैठे लोग हैं वो बेरोज़गार, कितने दिन वो ऑफिस चला लेंगे जब सेल परचेज ही नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे साथ बैठें और एक मुतनासिब टैक्सेस लगाए जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, उसका रेवेन्यू इकट्ठा हो और बिज़नेस भी चले। ये नहीं हो सकता कि आप इतना टैक्स लगा दें और रेवेन्यू इकट्ठा ही ना, लोग रजिस्ट्री कराना बंद कर दें। और फिर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें फ़्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत का काम रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से रेवेन्यू ज़्यादा होने की बजाय कम हो रहा है। आप बताइएगा कि रियल एस्टेट का कारोबार पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम हो गया है, सिर्फ इसकी वजह बेजा टैक्सेस है। बेजा टैक्सेस की वजह से डाउनफॉल का शिकार है इस टाइम, और बहुत ज़्यादा जो है प्लॉट जो है ना वो लोग बेच रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। 10 से 15 लाख रुपए प्लॉट जो है ना वो सस्ते भी हो गए हैं। इसमें अगर 50 लाख का प्लॉट है तो 7-8 लाख रुपए उसके ट्रांसफ़र का ख़र्चा है इस टाइम, जिसकी वजह से बिल्कुल काम बंद पड़ा है, लोग ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं। हम जितने भी ऑफिस वाले हैं वो अपने ऑफिस का ख़र्चा भी जो नहीं पूरा कर रहे। 3-3 4-4 माह से कोई किसी बंदे का कोई डील नहीं हुई। ये हालात बहुत ख़राब हुए हैं। आपके पास कितने मुलाजम काम करते थे, अब कितने हैं? मुलाजम कम हुए हैं कि इस कारोबार में नुकसान की वजह से? हमारे पास 4 मुलाजम थे पहले, अब तो सिर्फ एक है जो सिर्फ सुबह सफाई करने आता है। वो हमने 3-4 ऑफिस वालों ने मिल के रखा हुआ है, क्योंकि सारा दिन ना कोई बंदा आता है, पूछने भी नहीं आता, ना कोई विजिटर आता है कि जिसको चाय पानी पिलाना हो, मुलाजम की ज़रूरत हो, इसलिए हमने उनको भी फारिग कर दिया है। इसी वजह से बेरोज़गारी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। एक जानब तो हुकूमत जो है वो बेरोज़गारी को कम करने के लिए इक़दाम कर रही है, लेकिन रियल एस्टेट के कारोबार को ज़्यादा टैक्सेस लगाकर इसमें जो बंदे काम करते हैं, इसमें जो मज़दूर काम करता है, इसमें जो वर्कर काम करता है, उनको बेरोज़गार किया जा रहा है। इस पर और दोस्तों से बात करते हैं। आप बताइएगा कि ये एक एफडीए सिटी है, इससे बाद में कई कॉलोनियाँ बनी, कामयाब हुई, लेकिन एफडीए सिटी आज भी नाकाम है। इसकी वजह क्या है और इस कारोबार के बहरान की वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली एफडीए सिटी 2005 की सोसाइटी है, तो इसमें डेवलपमेंट का काम था, कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल इश्यूज़ काफ़ी हद तक हल हो गए हैं। लेकिन ये 85 मरबों की सोसाइटी है, तो अभी टाइम लगेगा इसको। इलेक्ट्रिसिटी का काम कंप्लीट कर दिया गवर्नमेंट ने, कंपनी ने, तो बाकी फर्दर कई प्रॉब्लम्स भी हैं महकमे में। मेंटेनेंस चार्जेस लगा दिए हैं, तामीर मुद्दत लागू है, जुर्माने करते हैं वो, इस वजह से ना इधर रुझान लोगों का कम है। एफडीए को चाहिए कि थोड़ा सा सहूलत दे आवाम को, कि मेंटेनेंस चार्जेस ख़त्म करें। इसके अलावा जो ये है तामीर मुद्दत लागू की हुई है, कंस्ट्रक्शन पीरियड उसको बोलते हैं, वो ख़त्म करें ताकि लोग जल्दी जल्दी से घर बना सकें। तो पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे रियल एस्टेट में, अब क्या सूरत हाल है? अब भी कर रहे हैं? बेसिकली काइबर गवर्नमेंट ने 22% पे ले गई थी, लोगों ने सारा पैसा बैंकों में इन्वेस्ट कर दिया, इंक्लूडिंग ओवरसीज़ जो भी है। लेकिन मुल्की हालात की वजह से ओवरसीज़ अभी इतना बिलीव नहीं कर रहा पाकिस्तान की मईशत पे ना, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा, तो ये वजह है। इनका कहना है कि इस कारोबार के बहरान की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये कारोबार जो है वो बहरान का शिकार है।
एस्टेट का कारोबार क्यों बहरान का शिकार है, इसकी असल वजह क्या है? असल वजह टैक्सीज़ हैं। टैक्सीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जिस कस्टमर को हम रेट बताते हैं या जिसको 2 साल 3 साल पहले किसी इन्वेस्टर को प्लॉट दिया है, फ़र्ज़ कर लें कि उसको हमने 70 लाख का प्लॉट दिया 3 साल पहले एक इन्वेस्टर को, ओवरसीज़ को या पाकिस्तानी को, तो जब वो बेचने के लिए अब 3 साल के बाद हमारे पास आता है, हम उसका 50 लाख रुपया रेट उसको लगाते हैं, उसको 20 लाख रुपया लॉस नज़र आता है। अब जो ख़रीदने वाला है वो भी टैक्स दे, बेचने वाला भी टैक्स दे, इसलिए से ख़रीदने वाला भी परेशान है, बेचने वाला भी परेशान है कि ये टैक्सीज पहले ही लॉस कर रहे हैं, अब लॉस भी हो रहा है और टैक्सीज भी दे रहे हैं। ख़रीदने वाला कहता है कि मैं इतने में, ये बंदा सेल कर रहा है, इतनी देर के बाद इसको इतना लॉस हुआ है, तो मैं अब लूँ, मैं 50 लाख का प्लाट लूँ, 10 लाख इसके ऊपर ख़र्चा करूँ, 60 लाख, कल फिर मैं बेचने आऊँगा, आप कहेंगे 45 लाख रुपए का प्लॉट है। इसलिए हमारे लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है, हमारे तो चूल्हे ठंडे हो रहे हैं इस सारी पॉलिसी और सारे बहरान की वजह से ना, कि कोई मुतमिन ना हम कर पा रहे हैं अपने कस्टमर को, ना कस्टमर हमसे मुतमिन हो पा रहा है। क्यों मुतमिन नहीं हो रहा? प्राइवेट सोसाइटीज़ बन रही हैं, कॉलोनीज़ बन रही हैं, वहाँ पर धड़ाधड़ काम हो रहा है, प्लाट बिक रहे हैं, सिर्फ एफडीए सिटी के ही लोग जो हैं वो परेशान हैं। सिर्फ एफडीए सिटी का ही हम काम करते हैं। हमें तो ये पता है कि इस वक्त लोएस्ट रेट पूरे फैसलाबाद में एफडीए सिटी का है। इसके बावजूद जिन लोगों को जितने में दिया हुआ है, आज भी यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा आके ज़मीन ख़रीदे तो उसको इस रेट पे डेवलपमेंट के बगैर भी ये ज़मीन नहीं मिल सकती। डेवलप्ड एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन अगर टैक्सीज़ का और सारा मामला जो हैं वो अगर ठीक हो जाएं, लोगों को, ख़रीदने वालों को भी और बेचने वालों को भी आसानियाँ मिल जाएं, तो ये काम बेहतर हो सकता है। मेन इशू जो है वो टैक्सीज़ हैं। दूसरा, मुल्क की सारी मैशत जो है इस वक्त, कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा। अब जिसको हम सस्ता प्लाट कहते हैं तुम्हें देते हैं, वो सस्ता लेने के लिए तैयार नहीं है। बेचने वाला 10, 15, 20 लाख रुपए लॉस करके बेचने के लिए तैयार है, लेकिन ख़रीदने वाला फिर भी तैयार नहीं हो रहा। इसमें अब हमारे पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं है कि हम उसको कहें कि यार तुम्हें घाटा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम उसको ये कह दें, कल तो हम उसके साथ झूठ वाला जुमला बोल के करेंगे, लेकिन हम अपनी साख भी ख़राब नहीं करनी चाहते। जो रियलिटी है उस पर बात करते हैं। जो रियलिटी कस्टमर ख़रीदने वाला, उसको भी सामने नज़र आ रही है कि ये जी पिछला बंदा इतना लॉस कर रहा है, उसको पूरा रसीद दिखाते हैं कि इसने इतने में लिया था, वो खुद बताता है कि मैंने इतने में लिया था, मेरा लॉस हुआ। अब हम तो ये काम करते हैं, हम परेशान हैं कि ये काम चलेगा। इससे हमारा ऑफिस बॉय है, हमारे पास आने जाने वाले लोग हैं, हमारे घर के अखराजात हैं, स्कूलों की फीसें हैं, बिजली के बिल हैं। जब तक ये सिलसिला नहीं हमारा सेट होता तो हम तो अब खुद पंजाबी में जैसे कहते हैं फुकरे बने हुए हैं, जितने रियल स्टेट वाले बने हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो एफडीए सिटी के अफसरान हैं, उनमें भी इनके जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनमें उनका भी हाथ है? नहीं, एफडीए सिटी का एक्चुअली अब डायरेक्टर साहब आए हैं। ये पहले भी हमारे पास 3 साल रह के जा चुके हैं, अब दोबारा आए हैं। अब आके इन्होंने A7 वाला एक पार्क है, उस पर मेहनत करनी शुरू की है, कुछ पार्क बनाने शुरू किए हैं और सफाई सुथराई का ख्याल करना शुरू किया है। जहाँ जहाँ बिजली नहीं है वो भी सारा कुछ। लेकिन अब डायरेक्टर साहब ने बड़ी तसल्ली करवाई है कि मुझे 6 महीने सिर्फ ये इस काम के लिए मिल जाए ना अगर, तो मैं एक दफ़ा इस एफडीए सिटी को तो बूस्ट अप करके दिखाऊंगा। अब हम उनके साथ भी दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जहाँ तक कोई किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत है हम भी करते हैं। आप प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएंगे तो उसके साथ हम भी आपके साथ हैं। जब वो हमारे साथ, हम उनके साथ मिल के काम करेंगे, ऑटोमेटिकली जब नज़र आएगा सबको कि यहाँ लॉस नहीं हो रहा, यहाँ अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, घर बन रहे हैं, घर बन गए हैं। गवर्नमेंट ने, एफडीए ने इनको जो तमीर मुद्दत है वो भी तो 3.25 साल का टाइम दिया है ना, उसके बाद तमीर मुद्दत लगाई है। अगर ये भी ना लगाएं तो इसका मतलब है कि जिसके पास प्लाट पड़ा वो तो 20 साल भी नहीं घर बनाएगा, तो वहाँ आबादी नहीं होगी। जहाँ आबादी नहीं होगी वहाँ दूसरा बंदा कहेगा मैं उजाड़ में आके क्यों रहूँ। इसलिए उनका टैक्स लगाना
भी मैं बेहतर समझता हूँ कि ये बेहतर है। लोगों को पता हो कि हमारी चीज़ पड़ी हुई है। एक बंदे के पास 10 प्लाट लेकर उसने रखे हुए हैं, तो 10 प्लाट उसके वो जंगल की शक्ल में 20 साल पड़े रहें, 40 साल पड़े रहें, उसके तामीर ही ना हो, उसको खौफ ही ना हो। तो ये महकमे ने, मैं तो कहता हूँ ये कदम बहुत अच्छा उठाया है कि वो तामीर मुद्दत डालते हैं और उससे पहले 3 सवा 3 साल का टाइम देते हैं कि इस टाइम में आप घर तामीर करें। अगर नहीं तामीर करना तो फिर जुर्माना दें। अब जिसके पास जुर्माने के, अब जब वो प्लाट बेचता है वो कहता है जी मेरा तो 10 लाख रुपया तो मुझे तामीर मुद्दत पड़ गई है, अब मैंने प्लाट इतने में बेचना है। जब बेचना उतने में है, उतने में प्लाट की कीमत नहीं है, वहाँ घर नहीं है, वहाँ क्या करेगा ख़रीदने वाला। बहुत शुक्रिया जी। आपने इनकी बातें सुनी। रियल स्टेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद जो हैं उनका कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह के से इनका कारोबार जो है वो ठप हो रहा है। जो मुलाजम है इनके पास इन्होंने रखे हुए थे काम करने के, उनको फारिग कर दिया, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। रियल स्टेट का कारोबार करने वाले हजरात को अगर रूब में लेकर इनसे मुशावरत के बाद पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, टैक्सेस लगाए जाएं, या जो पहले ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं उनको कम किया जाए, तो ये कारोबार जो है दोबारा से बूस्ट हो सकता है। और लोगों से भी बात करते हैं, देखते रहें अवाम तक। रियल एस्टेट का कारोबार क्यों बहरान का शिकार हो रहा है, इस पर बात कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से जो इस शोबे से वाबस्ता हैं। लोगों का कहना है, रियल एस्टेट के कारोबार करने वाले अफराद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बेजा टैक्सेस और एफडीए जो महकमा है उसकी जानिब से बेजा पाबंदियाँ जो हैं, मुश्किलात जो हैं, उसकी वजह से रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो बहरान का शिकार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है। आप बताइएगा कि फैसलाबाद में रियल एस्टेट का कारोबार क्यों बहरान का शिकार है? अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद में रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो बहरान का शिकार इस वजह से है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बेबहा टैक्सेस जो है ना लगा दिए हुए हैं प्लॉट्स वगैरह पे, प्रॉपर्टी पे, जिसकी वजह से काम बिल्कुल भी जो है ठंडा पड़ चुका है, स्लो हो गया हुआ है। जुलाई में जो है बजट बोला गया, ठीक है, उसमें टैक्सेस वगैरह जो बढ़ाए गए थे वो अभी तक जो है ना स्टेबिलिटी नहीं थी आई मार्केट में, जिसकी वजह से नवंबर में दोबारा उन्होंने FBR रेट जो हैं वो बढ़ा दिए, जिसमें जो है ना वो होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स जो है ना वो DC रेट के मुताबिक जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गए। तो क्यों लोग फिर ये टैक्सेस की वजह से प्लाट नहीं खरीद रहे, या आपके लोग जो हैं वो सेल नहीं कर रहे? ना तो वो सेल कर रहे हैं कि अगर वो सेल करते हैं तो होल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और अगर वो ख़रीद रहे हैं तो इतने का प्लॉट नहीं होता जितने उसके ऊपर टैक्सेस पड़ जाते हैं। आप बताइएगा कि रियल एस्टेट का कारोबार बहरान का शिकार क्यों है? चंद साल पहले तो ये कारोबार बहुत अरूज पर था, अब जो है वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम ना जितने भी रियल स्टेट है या कोई भी किसी किस्म का ट्रेड है वो इस टाइम डिक्लाइन जा रहा है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, वो खा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो किसी किस्म की भी। किसी जगह पे आप चले जाएं, ट्रेड को देख लें, और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मज़दूर बेचारे रेडियाँ लगाने पे आ गए हैं, आप रेडी से भी नीचे जा रहे हैं, भीख मांगने पे आ गए हैं, ठीक है। अब ये रियल स्टेट देख लें आप, यहाँ पे जिस किस्म के बेताशा टैक्सेस लगाए गए हैं, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई है। मेन चीज़ होती है जेब में पैसे, और जब आपके पास ज़्यादा बचत आए तो फिर जाके आप लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। जब खाने के लिए कुछ नहीं आ रहा, टेबल से फूड ही उठा ली गई है, 3 टाइम में से 1 टाइम खा रहा है बंदा, और वो सोचेगा कि प्लाट कैसे लेगा। फिर ऊपर से जो टैक्सेस लगा दी हैं प्लाटों पे, ख़ास करके हर बजट में लगाए जाते हैं। अब इस हुकूमत ने तो अखीर कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले मुल्क में जो स्टेबिलिटी है, खा वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल है, कोई भी किसी किस्म की भी है, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी मुल्क में आती है तब जाके किसी भी मुल्क में इकोनॉमिक रेट जो होता है वो ऊपर जाता है, कोई माशियात के जो जितने भी शुमारियात हैं वो ऊपर जाते हैं। लेकिन इस टाइम तमाम ममालिक जो है ना वो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान में जो बाहर की कंपनीज़ हैं ना वो भी यहाँ से विड्रॉ कर चुकी हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट कंपनीज़ यहाँ से जा चुकी हैं। कुछ चंद कंपनीज़ हैं जिनको हुकूमती जो नुमाइंदे हैं या हुकूमती जो एहलकार हैं
वो उनके ऊपर अपना एक जो है ना गलबा, एक जो साया करके बैठे हैं, वरना वो भी भागने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में ट्रेड को नुकसान पहुँचाया है, मज़ीद आगे और बहुत कुछ होना है, आपने देखना है इंशाल्लाह। तो अभी आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट के कारोबार को दोबारा से अरूज पर लाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? लेकिन जो इन्होंने फजूल किस्म के टैक्सेस लगाए हैं ना, वो तो फिलफौर वापस होने चाहिए, बल्कि उसमें और रिलीफ देना चाहिए ताकि जो रजिस्ट्रियाँ लोग करवाते हैं, जिस किस्म की भी प्लाट है, चाहे वो कमर्शियल प्लाट है, चाहे वो डोमेस्टिक प्लाट है, जिस किस्म की भी रजिस्ट्री करवाता है ना, कम से कम उसको रिलीफ होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनको तो पहले भी है, अब भी है, लेकिन अब उनके ऊपर भी टैक्सेस लग चुके हैं। और ये जो चंद एलीट क्लास है ना, ये टैक्सेस लगा के पाकिस्तान को डाउनफॉल में लेगी। ख़ास करके रियल स्टेट हो गई या इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे इस टाइम रो रहे हैं, पीट रहे हैं। और किसी दुकान पे भी चले जाएं ना, कोई भी दुकान है, तो वो आपको वहाँ पे ताश खेलता हुआ नज़र आएगा या लूडो खेलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उसके पास है ही कोई नहीं। और अगर कोई गाहक आता है तो वो भी 100 बार सोचता है कि मेरे पास इस टाइम मैंने ये सूट लेना है या कोई चीज़ बड़ी ख़रीदनी है, तो मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं या बच्चों के लिए कुछ है, तब जाके वो ख़रीदता है। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं रहा। अब यही है कि दुआ ही की जा सकती है कि या हुकूमत कोई अल्लाह ताला ऊपर से फरिश्ते भेज के बना दे, तब जाके ये स्टेबिलिटी आए, वरना जो स्टेक होल्डर्स हैं ये मुश्किल है कि इस किस्म का, मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हुकूमती एहलकारों को चाहिए, हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि तमाम कारोबार को बेहतर करने के लिए इक़दाम करे। आप बताइएगा कि रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो बहरान का शिकार है, क्यों बहरान का शिकार है और इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क के हालात ही बिल्कुल चेंज हो गए हैं। रियल एस्टेट तो बिल्कुल ठप होके बैठ गई है। लोगों जो इन्वेस्टर थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कुछ लोग आपस में 4-5 दोस्त मिल के कोई प्लाट परचेज़ कर लेते थे। जो बेवा है वो अपने किसी के साथ मिल के ना प्लाट ले लेती थी, तो अब उनके पास है ही नहीं, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, कोई अपने नाम प्लाट ले ही नहीं सकता। अगर इनका रेट कम हो जाए, डीसी रेट ज़्यादा है, प्लाट सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल जो वैल्यू है उसके बराबर आ जाए डीसी रेट भी और एक्चुअल वैल्यू, और लोग है ना फिर लेना शुरू कर देंगे और कारोबार लोगों का चलना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त कोई भी ऐसा दुकान आप देखें, दफ्तर है इतने ज़्यादा थे, अब सारे के सारे बंद हो रहे हैं। कोई पॉलिसी मेकर पता नहीं किस चीज़ की कैसी पॉलिसी बना रहे हैं, जिसकी वजह से ना अभी तक किसी को कोई एडवांटेज नहीं मिला और हर बंदा परेशानी में मुब्तला है। इसका हल क्या है? कौन लोग हैं जो इसका हल निकालते हैं? इसका हल हमारी पॉलिसी मेकर ही है। इस मुल्क के पॉलिसी मेकर वो देखें कि हर कारोबार जो आस्ता आस्ता ज़हनी तौर के दबाव का शिकार है, और जितने भी देखें आप बेशुमार जो क्रीम है पाकिस्तान की, स्टूडेंट जो है, जनरेशन नहीं है, वो सारी की सारी मुल्क से बाहर चली गई है, इसी वजह से कि कोई कारोबार यहाँ पे स्टेबल ही नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पॉलिसी मेकर को चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई पॉलिसी बनाए कि बाहर के जो स्टूडेंट हैं, जो इतने स्टडी करके बाहर के जाके छोटी छोटी नौकरियाँ कर रहे हैं, इसे अपने मुल्क में ही अपने इसको रूज पे लेके जाएं। जी बिल्कुल, आपने इन लोगों की बातें सुनी। इनका कहना है कि जो पॉलिसी मेकर हैं, हुकूमती एहलकार हैं, अदारों के सरबराह हैं, उनको चाहिए कि इस रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद के साथ बैठ कर पॉलिसी बनाएं, टैक्सेस का मामला जो है वो हल करें, ताकि ये रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो दोबारा से चमक सके, दोबारा से इसको रूज हासिल हो सके, ताकि इस रियल एस्टेट के कारोबार की वजह से लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं, आम का आदमी के घर का चूल्हा भी जलता है। क्योंकि अगर कोई बंदा प्लाट ख़रीदेगा तो जो सामान है, ईंटें हैं, सरिया है, सीमेंट है, दीगर जो मज़दूर की मज़दूरी है, वो भी उसको मज़दूरी मिलेगी। अगर प्लाट ही सेल नहीं होगा तो किस तरह जो है इतनी लंबी चेन जिसमें लोग शामिल हैं, वो उनके रोज़ी जो है, रिज़्क़ जो है, चूल्हा जो है वो चल सकेगा। और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि रियल एस्टेट के कारोबार के बहरान की वजह क्या है और इसका हल क्या है। तो बात कर रहे हैं फैसलाबाद में रियल एस्टेट के बहरान की। किस तरह रियल एस्टेट के बहरान जो है, इस पर रियल एस्टेट का बहरान आया।
जो रियल इस्टेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं उनका कहना है कि इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से बेजा टैक्सेस लगाए गए, ख़रीदने वाले पर भी टैक्स लगाया गया और बेचने वाले पर भी टैक्स लगाया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिसकी वजह से आम आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल है। वो प्लाट कहाँ से ख़रीदेगा? प्लाट नहीं बिकेगा तो कई हज़ार अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। हम मुख्तलिफ़ लोगों से जो इस शोबे से वाबस्ता हैं उनसे बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट एसोसिएशन समुंदरी रोड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी बशीर जट साहब। इनसे पूछते हैं कि रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो बहरान का शिकार क्यों है। चौधरी साहब बताइएगा कि रियल एस्टेट का जो कारोबार है इस पर बहरान क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो आपका शुक्रिया जी। दूसरा यार, ये 3 बड़ी वजूहात हैं रियल इस्टेट में जो बहरान का शिकार है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है बिज़नेस कम्युनिटी की, जो बिल्कुल इस वक्त बहुत बुरे हालात में और बुरे बहरान में है। सबसे बड़ी वजह तो आपने भी बता दी कि वो है बेतहाशा टैक्सेस और बेशुमार भरमार टैक्सेस की, लेने वाला बेचने वाला। मतलब ये कि गिल साहब अगर पहले था 10%, 1% तो अब यह 15%, 10%। मतलब 1 लाख वाले ने अगर 1 लाख देना है तो अभी 15 लाख देगा, 10 लाख देगा। इससे बड़ी एक अहम वजह यह है कि सूद, जो बैंकिंग सूद सेक्टर है उसमें बेशुमार इजाफा है। हुकूमत ने मेहरबानी ये की है कि कम किया है वो 5-4%, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा अहबाब इख्तियार से कि वो कम अज़ कम इसको अभी जितना है 15% है, अगर उसको भी आप वो 50 और कर देंगे, 50%, 7-8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। सूद जो है ये एक तो वैसे भी नागुज़ीर है, माफ़ी मांगनी चाहिए इससे। अहबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये शरह सूद जो बैंक की है इसको कम किया जाए और टैक्सीज़ की बेतहाशा भरमार है। एक और अहम वजह यह कि माशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ मांगती है, ये अदम तहफ़्फ़ुज़ है। अहबाब इख्तियार से गुजारिश है कि मेहरबानी करके या अपनी मीशत को बहाल करें और प्रॉपर्टी पे तवज्जो दें। ये सबसे ज़्यादा इकट्ठा करके देने वाला रेवेन्यू जो है पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का बहुत बुरा हाल है। बेशुमार इसके इस वक्त क्राइसिस में है और 2 साल से स्टिल बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। मेरी अहबाब इख्तियार से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये टैक्सेस की भरमार को कम किया जाए, शरह सूद बैंकिंग को कम किया जाए और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो माशरा शिकार है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ये प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं, वो आबाद हों। अगर हम लोग आबाद होंगे, चलेंगे, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते। अभी रेवेन्यू कम हो गया है, ख़रीदारी कम हो गई है। ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हुकूमत को टैक्सेस देने वाली सनत है जिसका बेड़ागर किया हुकूमत ने। इस सनत से, इस शोबे से, रियल एस्टेट के शोबे से अंदाज़न अब तक कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं? जैसे आपके ऑफिसेज़ हैं, लोग जो हैं वो आपके पास मुलाजम थे, अब हैं या नहीं? ये देखें तो ऑफिस में मैं अकेला बैठा हूँ। मेरे 2-3 ऑफिस हैं। आप ये न्यामों वाले मंडी पे रोड अगर विज़िट करेंगे तो 50 प्रॉपर्टी डीलर ऐसे हैं जो बेचारे काम छोड़ के अदर काम में फंस गए हैं। बेशुमार लोग बेरोज़गार हो गए हैं, परेशान हैं। अभी आपने देखा होगा इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है, एक टाइकून था बहुत बड़ा, उसने खुदकशी कर ली थी। वो यही वजह थी कि अदम तहफ़्फ़ुज़ है, प्रॉपर्टी वाले बड़े परेशान हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, टैक्सेस की भरमार कम की जाए, शरह सूद कम की जाए, ताकि ये बिज़नेस फल फूल सके। चौधरी साहब, मैंने देखा है कि एक वक्त था कि कुछ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे रियल एस्टेट के कारोबार में। अब क्या सूरत हाल है? अब भी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो बहुत बुरी तरह मतलब हमें बुरा भला कह रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो उसकी वजह भी एक सबसे बड़ी वजह, हुकूमत कोई भी हो इसका नहीं इशू, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो ना उनको भी टैक्सेस बढ़ रहे हैं, उनको पेमेंट भेजने के, वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जबकि हम लोग उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके वो पेमेंट का प्लान भी मुख्तलिफ है और उनके पैसे आने जाने का भी मामला है। फिर लॉक हो जाते हैं, फिर वो लोग स्टेबिलिटी नहीं है, वो हम पे यकीन नहीं करते।
जबकि थोड़ी देर पहले, थोड़े अर्सा पहले, 2-4 साल पहले ओवरसीज़ हमारा बहुत बड़ा सरमाया थी, जो अभी बहुत कम हो गए हैं। ये नहीं कि नहीं हैं, लेकिन ना होने के बराबर हैं। अगर उनको भी टैक्सेस की छूट दी जाए, उनकी बैंक की जो पेमेंट है उसको ईजी वे दिया जाए, तो वो भी इंशाल्लाह दोबारा लौट आएंगे। अच्छा साहब, इसमें एक वजह ये भी नहीं है कि ये जो प्राइवेट हजरात जो हैं कॉलोनियाँ बनाते हैं, फाइलें भेजते हैं, एक प्लाट 10-10 जगह पे फ़रोख्त कर देते हैं, ये भी इशू नहीं है कारोबार के बहरान का? नहीं, ये है माइनर सा काम है, ये सारे एक जैसे नहीं होते, इनमें भी फ़र्क है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी या बिल्डर्स वाले फाइल दे देते हैं, वो कोई मतलब कोई 2 नंबरी नहीं होती। वो एक प्लाट 2-4 जगह बिक भी जाता है तो उसकी मतलब रिवर्सल होती है, वो इकट्ठा होता है। ये जो लोग समझते हैं ना फाइल है, फाइल का अथॉरिटी भी जो फाइल की है वो भी एक रजिस्ट्री जितनी है, वो डेवलपर लिख के देता है, अपनी स्टैंप लगाता है, वो जिम्मेवारी भी होती है। हमारे पास भी लोग आते हैं कि यार ये फ़ाइल है, पहले भी बिकी है, उनको बिठा के उनको तफसीया करते हैं। वो असल में वो ख़ुद भी लोग कर लेते हैं। डेवलपर जिसने कॉलोनी डेवलप की है वो नहीं कहीं भी भाग सकता, उसने तो इतना रुपया लगा दिया होता है, उसने कहाँ जाना होता है। प्रॉब्लम ये हमारे एंड पे भी होता है, डेवलपर के एंड पे भी होता है। ये भी कंट्रोल किया जा सकता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन देखें ना, आप काम चलता हो तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अभी बेरोज़गारी और प्रॉपर्टी का हाल ही इतना बुरा है कि वो फिर ये जब ये काम नहीं होता फिर ये मुख्तलिफ वे से लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। प्रॉपर चैनल एक काम चले तो फिर नहीं होता है, मेरा ख्याल है सर। हाँ जी, बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी और लोगों से भी हमने बात की इस बारे में कि रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो बहरान का शिकार क्यों है। बहरान की वजह, जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है, वो बेजा टैक्सेस हैं। हुकूमत की जानिब से बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं प्रॉपर्टी के लेन देन पर, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी ख़रीदने से कासर हैं। क्योंकि शहरियों का कहना है कि अगर उनको वो अपना घर का सामान बेच के, अपना जेवर बेच के, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं कि किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्लाट ख़रीद सके, अपना जेवर बेच के, मुख्तलिफ सामान बेच के वो प्लाट ख़रीदते हैं। प्लाट ख़रीदने के बाद जो उनको बेजा भारी टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं, उसकी वजह से वो प्लाट नहीं ख़रीदते, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो दिन ब दिन बहरान का शिकार होता जा रहा है। प्रोग्राम आवाम तक से अपने मेज़बान खादम हुसैन गिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।